नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट वन किस चीज़ का, तो सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक के बिहार करंट अफेयर्स का। जी हाँ, आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। रोज़ शाम 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें रोज़ 25 करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे बिहार करंट अफेयर्स के। ओके, बिहार की जितनी भी घटनाक्रम है सितंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक, वो सब हम लोग देखेंगे। चाहे वो पुरस्कार हो, कोई योजना हो, किसी प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हो, कोई भी घटनाक्रम हो, यह सब हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो आपका 8 मई को है। आप सब लोग जानते हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम 8 मई को है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम 15 मई को है और उसके बाद फिर बिहार एसआई और बीएसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार एसएससी का भी नोटिफिकेशन सीजीएल लेवल का आ चुका है। तो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये करंट अफेयर्स। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही यदि पहले से सदस्य हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मैं ये वादा करता हूँ, अगर 100 लाइक आता है इस वीडियो पर, 100 लाइक आता है इस वीडियो पर, तो मैं इसका पीडीएफ भी, हर एक वीडियो के साथ उसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। और हमारे आगामी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, 68th बैच से जुड़ने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9525360283 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो और देखते हैं करंट अफेयर्स। सितंबर से लेकर दिसंबर तक का सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद फिर जनवरी से लेकर अप्रैल तक का भी देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपका बिहार करंट अफेयर्स 2021। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान जरूर रखना है। ठीक, बिहार को 17वां स्थान दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है, यह आपको याद रखना है। 20 नवंबर 2021 को यह जारी किया गया था। यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मंत्रालय जो है वो याद रखना है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। बिहार को 17वां स्थान दिया गया है और नागालैंड के साथ संयुक्त पोजीशन है यह। ठीक है, कंबाइंड पोजीशन है। ठीक, पिछले वर्ष बिहार का जो स्थान था वह 24वां था, तो इस बार थोड़ा सा इम्प्रूव्ड जरूर हुआ है, यह अच्छी बात है। राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है और पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान पर है। ठीक है, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो छत्तीसगढ़ है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना को 44वां स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष 47वां स्थान था, तो ये पटना का भी स्थान जो है वो निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। ओके, 2020 में अंतिम स्थान पर था, इस बार थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है। नेक्स्ट, सिटीजन फीडबैक कैटेगरी 50,000 से 1 लाख की आबादी पर, उसमें बिहार का सुपौल जो है, सुपौल जिला जानते हैं आप, देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो यह भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में मुंगेर जो है वो दूसरे स्थान पर है और पटना तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है, मुंगेर दूसरे तथा पटना तीसरे स्थान पर है। और गंगा किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले में देखें तो सोनपुर को चौथा स्थान दिया गया है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इंदौर, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वह लगातार 5वें वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। ठीक है, तो यह जो है नेशनल करंट अफेयर्स में यह भी आ जाएगा और यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो लगभग 6-7 पॉइंट आपको मिले सिर्फ एक टॉपिक से। तो इसी तरह से हम लोग हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक में आपको 5-6 पॉइंट मिलेगा जो कि महत्वपूर्ण होगा आगामी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? बिहार को मिला नया एक्सप्रेसवे। जी हाँ, बिहार में नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा? गोरखपुर से लेकर सिल्लीगुड़ी तक होगा। ठीक है, यह याद रखना है, गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक होगा और उत्तरी बिहार के अनेक जिलों से होकर के यह गुजरने वाला है। और कौन कौन सा जिला है? तो गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया एवं किशनगंज। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है वह इनमें से किन किन जिलों से होकर के गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। ठीक है, और उनमें जिलों का नाम जो है ऑप्शन के रूप में होगा, तो आपको याद रखना है। कुल लंबाई जो है वो 416 किलोमीटर है। ठीक, कुल लंबाई 416 किलोमीटर, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका संपूर्ण हिस्सा ग्रीन फील्ड होगा, ग्रीन फील्ड होगा। ठीक है, फील्ड होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, ग्रीन फील्ड होगा तथा इसे गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा जिससे यूपी एवं बिहार के बीच आवागमन तेज एवं सरल हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी बिहार, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलेगा जिसका लाभ उत्तरी बिहार के निवासियों को मिलने वाला है। ओके, तो इसमें भी आपको 2-3 पॉइंट मिले जो कि महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ASER,
एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यह जो है ग्रामीण रिपोर्ट है। ओके, गाँव के लिए यह रिपोर्ट है जो कि 17 नवंबर 2021 को जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है। यह अच्छी खबर है। आगे देख लेते हैं तो इसका डिटेल पॉइंट जो है उसमें है 6 से 14 वर्ष आयु समूह में 2020 में जहां एडमिशन होता था 76.9% बच्चों का, उसी में 2021 में जो है सुधार हुआ है। लड़के 78.2% है और लड़कियां यहाँ देखिए 82.9%, यानी कि लड़कियों का जो एडमिशन का परसेंटेज है उसमें ज़्यादा वृद्धि हुई है। ओके, और लड़कों से ज़्यादा एडमिशन अब लड़कियों का हो रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है लड़कियों की शिक्षा के लिए। और देश में क्या था, तो देश में 67.9% लड़कों का एडमिशन हुआ और देश भर में 73% लड़कियों का एडमिशन हुआ। तो देश की तुलना में, देश भर संपूर्ण देश की तुलना में बिहार में ज़्यादा एडमिशन हुआ है। ये अच्छी खबर है। 2020 की तुलना में बिहार में 3.6% वृद्धि हुई है। किसमें? नामांकन में। बहुत अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं स्मार्टफोन्स की उपलब्धता के बारे में। यदि हम लोग देखें तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, याद रखना हो तो रख सकते हैं। राष्ट्रीय औसत क्या है? 67.6% है और बिहार का कितना है? 54.5%। ठीक है, 2018 में मात्र 27.2% था, तो इसमें बहुत ही अच्छी वृद्धि हुई है, लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। देश भर में प्रथम स्थान पर कौन है स्मार्टफोन की उपलब्धता में? तो केरल है 97.5%। आगे देख लेते हैं बिहार के 73.5% नामांकित विद्यार्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, नामांकन कराया है, वो ट्यूशन लेते हैं, जबकि देश भर में राष्ट्रीय औसत कितना है? 39.2% है। तो बिहार में ज़्यादा लोग ट्यूशन लेते हैं, जो कि गलत बात है। जब स्कूल में शिक्षा मिल रही है तो ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। आगे देख लेते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के बारे में देख लेते हैं। इसमें विकास या वृद्धि स्तंभ में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान दिया गया है। यह गड़बड़ चीज़ है, मतलब अच्छा स्थान होना चाहिए था, लेकिन कम स्थान दिया गया है। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा सरकार को कि इसमें किस तरह से सुधार किया जाए। अच्छा, गणना के लिए ये जो आपका पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, इसमें गणना के लिए 3 पिलर्स हैं, मुख्यतः 3 पिलर हैं। पहला है इक्विटी पिलर, मतलब समानता का पिलर। दूसरा है ग्रोथ पिलर, यानी कि वृद्धि का पिलर। और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी पिलर्स, मतलब कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सततता, मतलब लगातार जो चीज़ कोई बना हुआ है तो उसको कहा जाता है सतत। ओके, आगे देख लेते हैं इक्वालिटी पिलर में देखें तो बिहार को 12वां स्थान मिला है। गुजरात जो है वो पहले स्थान पर है और यूपी जो है वो लास्ट स्थान पर है। ठीक है, तो इक्वालिटी पिलर में बिहार का 12वां स्थान है। ग्रोथ पिलर में बिहार जो है वो अंतिम पायदान पर है, मतलब 18वें स्थान पर है। तेलंगाना प्रथम स्थान पर है बड़े राज्यों में। और सस्टेनेबिलिटी पिलर में देखें तो बिहार का 17वां स्थान है, यूपी 18वें स्थान पर यानी कि अंतिम स्थान पर है, और केरल जो है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो बिहार और यूपी जो है वो अंतिम स्थान पर है, केरल प्रथम स्थान पर है और तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा रैंकिंग? ये था पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं वैक्सीन मित्र के बारे में। वैक्सीन मित्र नाम का चैट बोट है। चैट बोट का क्या मतलब? चैट मतलब बातचीत करना, और बोट जो बना है वो रोबोट से बना है। ठीक है, तो बातचीत करने वाला जो रोबोट होता है उसको चैट बोट कहा जाता है। ठीक, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? वैक्सीन मित्र। नाम जो है वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर इसे लॉन्च किया गया है। मेटा का अर्थ है फेसबुक। फेसबुक आपने देखा होगा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा। ठीक है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। देखा होगा आपने व्हाट्सएप के नीचे या फिर फेसबुक के नीचे आजकल मेटा नाम लिखा हुआ रहता है, आपको लोगों ने निश्चित तौर पर देखा होगा। आगे देख लेते हैं लोगों की शिकायतें सुनने में किशनगंज जिला जो है वो बिहार में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और यह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा जारी की गई है रैंकिंग, जिसमें लोगों की शिकायतें सुनने में, ग्रीवांसें सुनने में किशनगंज जिला बिहार में प्रथम स्थान पर है। ओके, आगे देख लेते हैं लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत सभी जिलों की समीक्षा इसके माध्यम से की गई है। प्रथम स्थान पर किशनगंज है, 86% अंक मिला है। द्वितीय स्थान पर गया है, तीसरे स्थान पर वैशाली है, चौथे पर सुपौल है और 5वें पर लखीसराय है। पटना का स्थान जो है वो 10वां है। ठीक है, पटना का स्थान 10वां, और अंतिम स्थान किसका है? पश्चिम चंपारण का है, जहां पर 60% से अधिक शिकायतें जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ठीक, तो प्रथम स्थान पर किशनगंज, अंतिम स्थान पर आपका पश्चिम चंपारण, और पटना का स्थान कितना है? तो 10वां है। ये तीनों निश्चित तौर पर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं
2020 एवं 21 में पद्म पुरस्कार पाने वाले बिहार की जो हस्तियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 2021 का सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा संभावना यहीं से पूछे जाने की है। तो पद्म भूषण जो मिला है वो रामविलास पासवान जी को मिला है मरणोपरांत, ठीक है। और पद्मश्री जो है वो टोटल 4 मिला है इस बार। श्रीमती दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में, श्री रामचंद्र मांझी जी को कला के क्षेत्र में, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में और श्रीमती मृदुला सिन्हा को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक। 2020 का यदि देखें हम लोग, 2020 की बात करें तो पद्म भूषण जो है वो जॉन फर्नांडिस को दिया गया मरणोपरांत, और पद्मश्री टोटल 7 मिला था। डॉक्टर सुजॉय कुमार गुहा साइंस एंड इंजीनियरिंग, डॉक्टर बिमल कुमार जैन सामाजिक कार्य, श्रीमती शांति जैन कला के क्षेत्र में, डॉक्टर शांति रॉय चिकित्सा के क्षेत्र में, श्याम सुंदर शर्मा कला के क्षेत्र में, श्री रामजी सिंह सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, और डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। वशिष्ठ नारायण सिंह बहुत बड़े गणितज्ञ, ये इनके बारे में आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। चलिए, तो कौन किनको मिला है 2020 में, किनको मिला है 2021 में और किस क्षेत्र से हैं वो जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 7 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया। कहाँ? राजगीर नालंदा जिला में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया और उद्घाटन किन्होंने किया? वेंकैया नायडू जी ने किया। 7 से 9 नवंबर तक 3 दिन तक यह चला था। नालंदा विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, ओके, राजगीर नालंदा में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और थीम क्या था? कोविड-19 के बाद विश्व व्यवस्था निर्माण में धर्म धम्म परंपराएं, ओके, थीम भी आपको याद रखना है। प्रथम जो हुआ था वह सांची विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में हुआ था, और 5वां जो इससे पहले वाला हुआ था वो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में ही हुआ था, ठीक। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कहाँ हुआ था अंतर्राष्ट्रीय विश्व धर्म धम्म सम्मेलन। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार एथलेटिक्स मीट के बारे में, जो कि 15 से 17 नवंबर 2021 के बीच में आयोजित हुआ और ये 87वां एडिशन था, ठीक है। रोहतास की टीम जो है वो ओवरऑल विजेता बनी, मुजफ्फरपुर ओवरऑल रनर अप रहा, ठीक है। तो रोहतास की टीम विजेता बनी, ये याद रखना है। पुरुष वर्ग में देखें तो मुजफ्फरपुर विजेता रहा, उप विजेता भागलपुर, और महिला वर्ग में विजेता पटना, उप विजेता नवादा, ठीक है। अंडर 14 बालक में देखें तो विजेता रोहतास और उप विजेता जमुई, ठीक है। तो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल विजेता रोहतास ये याद जरूर रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अनिल किशोर जी के बारे में है। अनिल किशोर जी जो हैं वो ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिहार के ही हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले प्रथम भारतीय हैं, ठीक है। और मूल रूप से भोजपुर के गरहनी प्रखंड के बाल बाध के निवासी हैं। तो सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, भोजपुर के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। किसका? ब्रिक्स बैंक। और यहाँ पर ब्रिक्स के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं यह भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, निश्चित तौर पर आपको याद रखना होगा। तो बी से हो गया आपका ब्राज़ील, आर से हो गया आपका रशिया, आई से हो गया आपका इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका, आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड की यदि हम बात करें 2021 की का यह अवार्ड है, 75वां टोटल एडिशन है। यह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को गोल्ड अवार्ड दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। और सिल्वर पुरस्कार जो है वो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को दिया गया है। स्कॉच अवार्ड के बारे में देखें तो गुड गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के विभिन्न क्षेत्रों को में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, स्कॉच अवार्ड, ठीक है। याद रखना है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को गोल्ड अवार्ड दिया गया है और रजत पुरस्कार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को, ओके। आगे देख लेते हैं, कुछ नोट है इसके बारे में। राज्य सरकार द्वारा नियत समय पर नागरिकों को लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2011 से संपूर्ण बिहार में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। तो यह जो है 15 अगस्त 2011 निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 का यह पुरस्कार है और यह किसको दिया गया है? डॉक्टर शंकर नाथ झा जी को दिया गया है, जो कि मुसहर बच्चों के हित में कार्यरत हैं। जमुई में इनके 56 केंद्र हैं और 5500 मुसहर बच्चे लाभान्वित इनसे हो रहे हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार किसको? डॉक्टर शंकर नाथ झा जी को। आगे देख लेते हैं बिहार में मनरेगा कार्यों में महिलाओं की भागीदारी पर एक रिपोर्ट आई है।
पुरुषों से अधिक महिला भागीदारी है, 54% महिला भागीदारी है, यानी कि 46% जो है वो पुरुषों की भागीदारी है। ठीक, कुल सृजित रोजगार दिवस जो है वो 10 करोड़ 23 लाख है। असंगठित क्षेत्रों में कामगारों का निबंधन यदि देखें तो पुरुष 42.83% है, महिलाएं 57.17% है। ठीक है, तो मनरेगा में भी और असंगठित क्षेत्र में भी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज़्यादा हैं। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक निबंधन हुआ है जो कि लगभग 50% है, और कृषि के बाद जो है वो निर्माण क्षेत्र का स्थान आता है। लगभग 11 लाख कामगार इसमें काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कामगार किसमें है? कृषि क्षेत्र में है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कृषि यंत्र बैंक के बारे में, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स बैंक। ओके, रबी महाअभियान के अंतर्गत कृषि विभाग की यह घोषणा है। केंद्र किसान समूहों के माध्यम से यंत्र बैंक की स्थापना का आसपास के जरूरतमंद किसानों को कृषि यंत्र किराए पर दिए जाएंगे। ठीक है, किसान समूह जितने भी आपके फार्मर ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट बैंक की, और जो भी जरूरतमंद किसान होंगे उनको कृषि यंत्र दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ भाड़ा लिया जाएगा या फिर उधारी दिया जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं बिहार के 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जाएगी। अब इसमें कौन कौन से जिले हैं वो देख लेते हैं। नवादा है, कटिहार है, बेगूसराय है, शेखपुरा है, अररिया है, खगड़िया है, पूर्णिया है, गया, औरंगाबाद, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और इन जैसे अन्य आकांक्षी जिले हैं। ठीक है, तो टोटल 13 जिले हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे, ये भी जरा सा याद रखिएगा। और अनुदान जो है इसमें 80% अनुदान जो होगी वह राज्य सरकार देगी। कब कहाँ तक? मैक्सिमम लिमिट कितना है? 8 लाख रुपया है। पटना एवं मगध प्रमंडल में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाने का भी प्रावधान किया गया है। कहाँ कहाँ? पटना एवं मगध प्रमंडल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है विपश्यना ध्यान केंद्र। विपश्यना ध्यान केंद्र के बारे में, विपश्यना ध्यान केंद्र के बारे में देखें तो 100 साल जो पूरा हुआ है विधानसभा भवन का, बिहार विधानसभा भवन का, उसके उपलक्ष्य में सीएम ने विपश्यना ध्यान के लिए 15 दिनों की सरकारी छुट्टी की घोषणा की थी। और यह विपश्यना ध्यान केंद्र है कहाँ? तो यह आपको याद रखना है, बुद्ध स्मृति पार्क पटना जंक्शन पर यह बनाया गया है। ठीक है, और इसी पार्क में, बुद्ध स्मृति पार्क में ही करुणा स्तूप और बुद्ध स्मृति संग्रहालय का भी निर्माण किया गया है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। करुणा स्तूप में 5 देशों से लाए गए भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। ये देश कौन कौन है? तो जापान है, म्यांमार है, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और श्रीलंका है। ठीक है, ये 5 देश का नाम आपको याद रखना होगा। वर्तमान में बिहार में 5 स्थानों पर विपश्यना केंद्र चल रहे हैं। कहाँ कहाँ? पटना, बोधगया, मुजफ्फरपुर, नालंदा और वैशाली। ठीक है, पटना, बोधगया, मुजफ्फरपुर, नालंदा और वैशाली। इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग सभी जगह जो हैं वो आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मुजफ्फरपुर थोड़ा कम है, लेकिन बाकी जितने भी जगह हैं, पटना हो गया, बोधगया हो गया, नालंदा हो गया, वैशाली हो गया, यह सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही हैं, तो याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। यह भी आपको याद रखना है। ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? हाजीपुर में, मेरे शहर में। तो हाजीपुर में बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है, जहां पर अवैध रूप से बिहार में प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों को रखा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास पटना में किया गया है। ठीक है, कारगिल चौक से लेकर NIT तक 2.20 किलोमीटर लंबा, यानी कि 2200 मीटर लंबा यह मार्ग गंगा पथ और PMCS से जुड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है ये याद रखिएगा। डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? पटना में। आगे देख लेते हैं अनमोल ऐप के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण यह ऐप है अनमोल ऐप। बिहार सरकार की यह पहल है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा इसके माध्यम से। इसमें टीकाकरण, ANC, PNC और संस्थागत प्रसव जो है वो शामिल है। ठीक है, तो इसमें सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। अनमोल ऐप याद रखिएगा किस काम के लिए है और किस सरकार की पहल है? तो बिहार सरकार की पहल है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखने के लिए। आगे देख लेते हैं। UPSC BPSC का PT पास करने पर सामान्य श्रेणी की महिलाओं को भी मिलेगा अब 1 लाख रुपया। ठीक है, पहले जो है सामान्य श्रेणी की महिलाओं को नहीं मिलता था, अब सामान्य श्रेणी की महिलाओं को भी मिलेगा। तो जो लोग भी तैयारी कर रही हैं 1 लाख रुपया तो ऐसे भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो तैयारी के लिए मोटिवेशन और बढ़ाइए भाई। महिला एवं बाल विकास निगम
उम्मीदवारों को मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए उपलब्ध कराएगा प्रोत्साहन राशि। केवल एक बार ये दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले केवल SC ST और OBC महिलाओं के लिए यह था, लेकिन 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि सामान्य श्रेणी की महिलाओं को भी दिया जाएगा, और ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो ये पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा रेड क्रॉस के इतिहास में पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। और यह रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष हैं। आपको याद रखना होगा डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा जी का नाम। आगे देख लेते हैं बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह जो है 21 अक्टूबर 2021 को 100 साल पूरा हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया। बिहार विधानसभा भवन को 100 साल पूर्ण हो गए हैं। 25 फीट ऊंचे स्मृति स्तंभ की स्थापना की गई है। मार्च 1920 में बनकर हुआ था तैयार। क्या? बिहार विधानसभा भवन। यह आपको याद रखना है, कब तैयार हुआ था? मार्च 1920 ईस्वी में। बिहार और उड़ीसा प्रांत को 1920 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद 7 फरवरी 1921 को इस भवन में पहली बार बैठक की गई थी, ठीक है। 7 फरवरी 1921 को इस भवन में पहली बार विधानसभा की बैठक की गई थी। वर्तमान में 17वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है, यह भी पूछा जा सकता है। 243 सदस्य हैं बिहार विधानसभा में। आज़ादी के बाद हुए प्रथम चुनाव के बाद 1952 में पहली बार विधानसभा की बैठक हुई थी, जिसमें 331 सदस्य थे, क्योंकि उस समय क्या था? उस समय बिहार और झारखंड दोनों एक ही था। विधानसभा भवन का निर्माण इतालवी पुनर्जागरण शैली में हुआ है, ठीक है। इटली के पुनर्जागरण इटालियन रेनेसेंस शैली में हुआ है। आर्किटेक्ट कौन थे? तो AM मिलवुड जो थे वो इसके डायरेक्टर थे, ठीक है। और बाकी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। 1935 ईस्वी के अधिनियम के बाद 2 हिस्सों विधानसभा एवं विधान परिषद में यह बांटा गया था, ठीक है। तो यह जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं श्रेयसी सिंह के बारे में, जो कि ISSF वर्ल्ड कप 2021 में महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। तो बड़ी उपलब्धि है, ओके। 3 सदस्यीय दल में श्रेयसी सिंह के अलावा राजेश्वरी कुमारी और मनीषा कौर भी शामिल थी। तो श्रेयसी सिंह इसमें बिहार की हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उपलब्धि है, तो आपको याद रखना चाहिए इनका नाम। आगे देख लेते हैं, पूछा भी जा सकता है। अमित खरे जी का नाम देख लेते हैं। तो अमित खरे जो है वो प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री जी के सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है अमित खरे जी की। 1985 बैच के बिहार झारखंड कैडर के अधिकारी हैं। 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखें तो बिहार के चारा घोटाला को उजागर करना इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नया स्वरूप देने में भी इन्होंने योगदान दिया है। अमित खरे जी का नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है इन्होंने, बिहार के निवासी हैं। आगे देख लेते हैं प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्सेज यूनिट बिहार, ठीक है। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्सेज यूनिट राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर इसकी स्थापना की गई है। औषधि नियंत्रण निदेशालय बिहार सरकार के अधीन यह कार्य करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। राज्य में दवाओं की कालाबाजारी एवं मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य होगा। इस तरह के यूनिट की स्थापना करने वाला बिहार जो है वो 16वां राज्य है, ठीक है। तो आखिरकार स्थापना कर दी गई है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं पटना उच्च न्यायालय में 2 नए जजों की नियुक्ति की गई है। नाम क्या क्या है? नवनीत कुमार पांडे तथा सुनील कुमार, ठीक है। सुनील कुमार पवार, ठीक। नवनीत कुमार पांडे और सुनील कुमार पवार, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के लिए कुल स्वीकृत पद कितने हैं? तो 53 हैं। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। केरल हाईकोर्ट के जज अनंत मनोहर बदर का पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरण हुआ है तथा पटना हाईकोर्ट के जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरण किया गया है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र वाला याद रखिए चाहे नहीं रखिए, 2 नए जज जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है, नवनीत कुमार पांडे और सुनील कुमार पवार, ठीक है। और पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के लिए कुल स्वीकृत पद कितने हैं? 53 हैं, यह भी याद रखिएगा। चलिए अब आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं। मैंने बताया था कि 25 पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो लास्ट पॉइंट है आज का गंगा जल उद्वह योजना। सीएम के द्वारा इसकी समीक्षा की गई है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा।
मार्च 2022 तक योजना का कार्य पूर्ण किया जाना है, गंगा जल उद्वह योजना को, और जून तक जल वितरण जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। राजगीर, गया और बोधगया तथा नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार की यह महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग 25 पॉइंट देखेंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, रोज़ शाम 7 बजे हम ये वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ओके, तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए यदि नए सदस्य हैं, और यदि पुराने सदस्य हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और एक बार फिर से वादा करता हूँ कि यदि 100 लाइक हो जाता है तो मैं टेलीग्राम पर इसका PDF उपलब्ध कराता रहूँगा हर एक वीडियो के साथ। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ जम करके शेयर कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, 27-28 दिन का समय है, लेकिन आप कर सकते हैं, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।